नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 13वां देखेंगे। ये इसके अंतर्गत गांधीवादी चरण का ये भाग 4 होगा। इसमें गांधी जी की घटनाओं का क्रम जो चल रहा है उसे देखेंगे। जो गांधी जी के जुड़ी प्रमुख घटनाएं गांधी जी के समय में होती हैं, इसमें प्रमुख रूप से पूना पैक्ट को देखेंगे, जिसमें गांधी जी का आमरण अनशन को भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ गोलमेज सम्मेलन को भी देखेंगे। महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, इसको भी देखेंगे। तथा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री को भी देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गांधी युग के प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं, इस सीरीज को हम पढ़ रहे हैं गांधी युग के अंतर्गत। पिछले वीडियो में हमने देखा था गांधी जी गिरफ्तार होकर जेल चले गए थे। धरसाना सत्याग्रह घटना के दौरान महात्मा गांधी 21 मई 1930 को गिरफ्तार हुए और जेल चले जाते हैं। उधर लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की गैर मौजूदगी के कारण किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है। लॉर्ड इरविन पर सरकार का दबाव आया। कांग्रेस को हर हाल में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने को लेकर जो लॉर्ड इरविन होता है उसके ऊपर दबाव आता है ब्रिटिश संसद का। जनवरी 1931 में गांधी जी को हिरासत से रिहा कर दिया गया और उन्होंने सत्याग्रह अभियान को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड इरविन के साथ में बातचीत शुरू कर दी। इस बातचीत में लगभग 5 सम्मेलन होते हैं, उसके बाद में डिसीजन होते हैं। इसके बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई, जिसे औपचारिक रूप दिया गया। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न होता है। लगभग पूरे फरवरी भर समझौता होते रहते हैं। उसके बाद 5 मार्च को फाइनल मोहर लगती है। कांग्रेस की ओर से गांधी जी की निम्न शर्तें थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। इस चीजों की कांग्रेस द्वारा आश्वासन गांधी जी द्वारा उनको वायसराय लॉर्ड इरविन को दिया गया। गांधी जी ने जब समुद्र तट पर जाकर स्वयं नमक कानून को तोड़ा, इस पर उन्हें जेल में डाला गया, जैसा हमने बताया था। नमक आंदोलन ने पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था। इस कारण लॉर्ड इरविन की परेशानियां बढ़ गईं। जैसे हमने बताया, संसद से प्रेशर होता है तो लॉर्ड इरविन की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तब उनके द्वारा 5 दौर की बैठक के बाद 5 बार बैठकें होती हैं। उसके बाद गांधी जी के साथ में 5 मार्च 1931 को समझौता होता है, जिसे इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं वायसराय द्वारा कौन से आश्वासन गांधी जी को इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया। लॉर्ड इरविन ने क्या क्या शर्तें मानी। हिंसा के आरोप को छोड़कर बाकी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। यही कारण था भगत सिंह की न रिहाई हो पाने के कारण। भगत सिंह को फांसी इसी कारण के होती है, क्योंकि उन्होंने हिंसा के आरोपी जहां पे शब्द आया, इसमें भगत सिंह के लिए छूट नहीं मिल पाती है। और भगत सिंह को अंग्रेज तय तारीख से पहले ही, जब कांग्रेस का अधिवेशन होने लगता है 29 या 30 मार्च के आसपास में, उससे पहले ही इसीलिए उसे खत्म कर देते हैं भगत सिंह को। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस कर दी जाएगी। इस प्रकार से ये गांधी इरविन समझौता था। अब देखते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति प्रदान करने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया जाता है। जो गांधी इरविन पैक्ट के बीच में जो समझौता होता है
उस पर कांग्रेस द्वारा मोहर लगवाने के लिए ये कराची का अधिवेशन होता है। इससे 6 दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। हालांकि गांधी जी 3 दिन पहले मतलब 26 मार्च के आसपास ही आ जाते हैं। 23 मार्च के बाद में लोगों को गांधी जी के प्रति काफी रोष था। इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। जब ये 26 मार्च को अधिवेशन में पहुंचते हैं, उससे पहले ही मतलब 29 मार्च को अधिवेशन होना था। हालांकि ये 26 मार्च को कराची पहुंच जाते हैं, तो वहां पर इन्हें काले झंडे के साथ में इनका स्वागत किया जाता है। लोगों का रोष इतना ज्यादा था कि गांधी जी ने अपनी जान बचाने के लिए भगत सिंह के पिता को अपने साथ ट्रेन में ले गए। वहां पे गांधी जी को लोगों का इतना रोष झेलना पड़ा कि गांधी जी को लग रहा था कि अगर तनिक भी सावधानी हटी तुरंत गांधी जी की हत्या हो सकती थी। इसलिए उन्होंने भगत सिंह के पिताजी को अपने साथ ट्रेन में बैठा लिया कि लोग ट्रेन रोककर कहीं ट्रेन को आग के हवाले ना कर दें। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया गया। ये कांग्रेस का जो अधिवेशन था, जो भगत सिंह का था मामला, उसे दबाने के लिए जो पूर्ण स्वराज की मांग थी, उसे विस्तृत से इसमें वर्णन किया गया कि हम हिंसा को छोड़कर अहिंसावादी करके इस टाइप से पूरा अपना स्वराज्य का ये पूरा बताते हैं, परिभाषित करते हैं। चलिए अब आगे और देख। गोलमेज सम्मेलन। नमक सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उन्हें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू कर दिया। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। हमने देखा था पीछे जो 7 ब्रिटिश अधिकारी थे साइमन कमीशन के अंतर्गत, उन्हीं 7 अधिकारियों की मई 1930 में साइमन आयोग की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसके बाद ब्रिटिश संसद को लगता है कि हमें भारतीयों से एक वार्ता करनी चाहिए, उसके बाद उनके हितों पे कानून बनाना चाहिए। इसलिए लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं कि भारतीयों तथा अंग्रेजी ब्रिटिश संसद के बीच में वार्ता स्थापित होके उसके बाद उसका हल निकाला जा सके। ये साइमन का विरोध होने के कारण ही ये गोलमेज सम्मेलन का आगाज होता है। अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन को। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 को आयोजित किया गया। आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम जो वहां के किंग होते हैं ने 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ इसे किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो होते हैं उनके द्वारा की जाती है। 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। जो 3 ब्रिटिश राजनीतिक दल थे वहाँ के, उनमें रियासतें थीं, उनमें 16 लोगों ने भाग लिया था। 12 से 57 राजनीतिक नेताएं और रियासतों में से 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ये आप देख सकते हैं जो पहला गोलमेज सम्मेलन है उसका एक चित्र दिया गया है। गोलमेज सम्मेलन इसका नाम इसलिए था क्योंकि इसमें कोई ऊंची कुर्सी नहीं थी, सबको बराबर में दिखाने के लिए अंग्रेजों ने ये चाल रची थी कि भारतीय हमें और अपने को बराबर में देखें, इसलिए सबकी कुर्सी एक बराबर लगवाई गई थी और सबको लाइन से बैठाया गया था। तो बराबरी को दिखाने के लिए ये मुख्य रूप से बनाया गया था कि यहाँ पे गोरे और भारतीयों में कोई भेद नहीं है, इसलिए ये गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। मुस्लिम लीग में कौन कौन शामिल हुआ था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खान और AK फजरुल हक, ये मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल हुए थे। और देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ था। जैसे मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल हुए थे, उसी तरह के हिंदू महासभा की तरफ से BS मुंजे और MR जयकर शामिल हुए थे। उदारवादी नेताओं की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, BC बाय चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री, ये उदारवादी नेता थे। सिख सरदार उज्जवल सिंह सिखों की तरफ से, कैथोलिक ईसाइयों की तरफ से
एटी पन्नीस सेल्लम। दलित वर्ग का नेतृत्व बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने किया। और रियासतों में कौन कौन शामिल हुआ था? अकबर हैदरी की तरफ से हैदराबाद के जो दीवान होते हैं अकबर हैदरी, मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल, ग्वालियर के कैलाश नारायण अक्सर, पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। ये हरि सिंह को याद रखिएगा क्योंकि अभी ये भारत को विलय पत्र देंगे आज़ादी के बाद में। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां, नवानगर के एस रणजीत सिंह, अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर और इंदौर, रीवा, धौलपुर, कोरिया, सांगली और सरीला के शासक, ये सभी शामिल हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। अब देखते हैं कांग्रेस की तरफ से, हालांकि इसमें कोई शामिल नहीं हुआ था। अब देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जैसा पीछे देखा था। गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया गया था। इसी के कारण गांधी जी को छोड़ा गया था। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पर मोहर लगा दी। जो कांग्रेस पार्टी थी कराची अधिवेशन में इसकी मोहर लगा दी कि अब गांधी जी जाएंगे ब्रिटेन और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। चलिए और देखते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। एस राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी लंदन पहुंच जाते हैं। गांधी जी एस राजपूताना नामक जो जहाज है उस पर बैठ के पहुंच जाते हैं लंदन। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। सेंट पॉल पैलेस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से वार्ता हुई। यहीं पर इस समय सांसद विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा क्योंकि गांधी जी एक लंगोटी और एक ऊपर से लपेटे हुए चादर टाइप में थे, तो इन्हें विंस्टन चर्चिल ने देखा तो इन्हें अर्धनंग फकीर या अधनंगा फकीर इस टाइप से टिप्पणी गांधी जी के ऊपर करते हैं। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी कहते हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो ऑल इंडिया की पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी है, तो वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। पहला मुस्लिम लीग, वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित पे काम करती है। मुस्लिम लीग का कहना था कांग्रेस उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती है, मुस्लिम लीग स्वयं उसका प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद राजा राजवाड़े, जो राजा लोग थे, देखा था पीछे जैसे, कांग्रेस का उनके नियंत्रण भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। जो राजा लोग थे वो कहते हैं कांग्रेस का उनके रियासत से कोई संपर्क नहीं है। तीसरी चुनौती बी.आर. अम्बेडकर की तरफ से थी। इनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जो भीमराव अम्बेडकर होते हैं वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी सवर्ण और उच्च लोगों की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस हमारे निचली जाति या दलित लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। गोलमेज सम्मेलन असफल रहा क्योंकि गांधी जी इस चीजें मानने को स्वीकार नहीं हुए और गांधी जी बीच से छोड़कर गोलमेज सम्मेलन वापस भारत चले आते हैं। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। वापसी के बाद गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी गिरफ्तार हुए और जेल चले जाते हैं। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। आप देख सकते हैं चित्र है, गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं उस समय का ये चित्र है दूसरे गोलमेज सम्मेलन का। अब देखते हैं विंस्टन चर्चिल माफ कीजिए रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा हुई उसे सांप्रदायिक पंचायत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य संख्या बढ़ाकर 2 कर दी जाती है। अल्पसंख्यक विशेष सीट वाले संप्रदाय की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अंतर्गत अब मुसलमानों, सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, अन्य भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन को रखा गया था। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी।
दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए पृथक निर्वाचन की तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था। इसमें जो दलित थे उन्हें डबल वोट का अधिकार दिया गया था। एक जो चुने जाएंगे प्रतिनिधित्व करेंगे वो केवल दलित को वोट देगा और वही पूरा बनेगा। ये इसका सिस्टम इन्होंने इस टाइप से बनाया था। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित कर दिया गया था। इसे इतिहास में सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहा गया। इसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अब देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। 46 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सत्र में भाग लेने से इनकार कर दिया। अब याद रखिएगा, ये लेबर पार्टी की सरकार बनेगी तभी भारत आज़ाद होगा। जो लेबर पार्टी है ना, ये कांग्रेस, दोनों ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन से बहिष्कार किया था और इन्हीं दोनों की वजह से भारत लास्ट में आज़ाद भी होगा। एक कॉलेज छात्र चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत में मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान रख दिया। आप याद रखिएगा, पाकिस्तान नाम की पहली बार घोषणा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में चौधरी रहमत अली के द्वारा होती है, जिसे पाक मतलब पवित्र स्थान कहा गया, उसे पाकिस्तान नाम दिया गया। आप देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन का कुछ इस प्रकार से चित्र दूर से दिखता है। चलिए आगे और देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन को। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना तीसरे सम्मेलन में नहीं गए थे। सितंबर 1932 में मार्च 1933 तक भारत के सचिव सर सैमुअल होरे थे। श्वेत पत्र जारी किया गया इस गोलमेज सम्मेलन में। लॉर्ड निम्नलिखितों की समिति बनाई गई। इसकी अनुशंसा पर भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले लोग कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, अंबेडकर और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ये तीन लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, जिसमें प्रमुख रूप से अंबेडकर का नाम भी पूछा जाता है। याद रखिए, तीन कौन थे? तेज बहादुर, अंबेडकर और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। अब देखते हैं पूना पैक्ट। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी थी, जैसा हमने पीछे देखा था। इससे गांधी जी का बहुत आघात लगता है। गांधी जी बहुत इससे आघात महसूस करते हैं, क्योंकि गांधी जी अभी जेल में ही हैं। उन्होंने जेल से ही अंबेडकर को पृथक निर्वाचन छोड़ने के लिए कहा। जो अंबेडकर थे, गांधी जी जेल से ही कहते हैं अंबेडकर से कि पृथक निर्वाचन का हट छोड़ दें, परंतु अंबेडकर नहीं मानते हैं। उसके बाद गांधी जी 20 सितंबर 1932 को अन्न जल त्याग कर जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। 24 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद व मनमोहन मालवीय के प्रयासों से शाम 5 बजे यरवदा जेल पूना में ही गांधी जी की जवानी स्वीकृति और अंबेडकर के लिखित और हस्ताक्षरित स्वीकृति के बाद पूना समझौता हो जाता है। इसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता होता है, हालांकि गांधी जी वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो कहे गए वचन थे उसके द्वारा ही ये स्वीकृत होती है। आगे और देखते हैं पूना पैक्ट के बारे में, जिसको आधिकारिक तौर पर 25 सितंबर को लाया गया, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। 24 सितंबर की शाम को होता है और 25 सितंबर को ये जनसाधारण में प्रेषित हो जाता है। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 149 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दी गई। जो कुल सीटों की 18% एससी के लिए रिजर्व हो गई और 71 से बढ़ाकर 149 इनके लिए रिजर्व कर दी गई। दलितों को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी इस पूना पैक्ट में। अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में अनिश्चित
पर्याप्त धनराशि नियत की गई। इतना बड़ा गांधी जी ने डिसीजन ले लिया था। हालांकि गांधी जी तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में मान जाते हैं इसके लिए कि अछूतों के लिए कितना भी ये पढ़े, कोई धनराशि निश्चित नहीं, जितना ये पढ़ पाए सारा पैसा सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा। अंबेडकर ने गांधी जी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी जी द्वारा खेला गया नाटक करार देते हैं। जो अंबेडकर कहते हैं ये गांधी जी ने नाटक किया था ताकि अछूत जो हैं वो अपना प्रतिनिधित्व राजनीतिक ना पाए। लेकिन अंबेडकर जी की ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो वो जिसे मुस्लिम लीग अलग राज्य चाहते थे, उसी प्रकार अगर अंबेडकर जी इस बात पर सहमत ना होते तो भारत का शायद एक टुकड़ा और हो जाता। जैसे कि अलग निर्वाचन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, उसमें केवल दलित ही दलित को वोट दे सकता है, बाकी लोग छूट जाएंगे, तो सबका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता था। तो गांधी जी इसीलिए अनशन पर बैठते हैं कि भले दलित के लिए सीटें रिजर्व होंगी, लेकिन वोट सभी लोगों के द्वारा चुना जाएगा। 1942 में 10 वर्षीय पूना पैक्ट आरक्षण समाप्ति पर अंबेडकर ने खत्म हो चुके इस समझौते को धिक्कार दिया, क्योंकि अंबेडकर ने देखा कि 10 वर्ष बीत गए। जो पूना पैक्ट का समझौता था 10 वर्ष के लिए था, और 10 वर्ष बाद भी जो अछूत थे वो अपना कोई विकास नहीं कर पाए, क्योंकि वो पढ़ना जाना चाहते ही नहीं थे। अंबेडकर ने स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की। जो अंबेडकर की रचना थी स्टेट ऑफ माइनॉरिटी, जिसमें पूना पैक्ट के संबंधित नाराजगी व्यक्त की जाती है अंबेडकर जी द्वारा। ये था गांधी अंबेडकर के बीच में हुआ पूना पैक्ट। चलिए आगे और देखते हैं। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट। इसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार इसे देखते हैं। यह ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित सबसे लंबा अधिनियम था 1999 से पहले तक। 1999 जो आता है उससे पहले तक यही ब्रिटिश का सबसे बड़ा था। निम्नलिखित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर इसका निर्णय लिया गया। इसमें 14 खंड, 10 अनुसूची और 400 से ज्यादा धाराएं शामिल थीं। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। याद रखिएगा 1919 में एक बार बदलाव होता है, फिर 1935 में पुनः बदलाव होता है। 11 प्रांतों में से 6 बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया और नया राज्य बनाया गया। बिहार और उड़ीसा को अलग करके अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता है। हमने देखा था जब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय बिहार और उड़ीसा और बंगाल एक में थे। उसके बाद फिर जोड़ के फिर बंगाल को और बिहार उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया जाता है। फिर बिहार और उड़ीसा को भी अलग अलग कर दिया जाता है। अब प्रांतों की संख्या टोटल 11 हो गई। अब 11 प्रांत टोटल हो गए थे। बर्मा भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया इस एक्ट के तहत। अदन को भी भारत से अलग कर दिया गया और एक जगह शाही उपनिवेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। मताधिकार 5 मिलियन से बढ़ाकर 35 मिलियन हो गया। पहले 5 मिलियन था मताधिकार, अब 35 मिलियन हो गया था। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव की व्यवस्था भी की गई थी। जो ये अधिनियम था इसमें चुनाव की भी व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार से ये भारत सरकार अधिनियम 1935 था। चलिए आगे और देख। लखनऊ अधिवेशन 1936। कांग्रेस का 1936 का लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। इस समय किसान अंग्रेजों की प्रताड़ना से ग्रस्त थे। जो किसान थे अंग्रेजों की प्रताड़ना से बहुत ग्रस्त थे। इस अधिवेशन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक होती है। जो अखिल भारतीय किसान सभा होती है उसकी पहली बैठक इसी के दौरान होती है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। इसीलिए किसानों के ऊपर अंग्रेजों की प्रताड़ना थी, इसीलिए अगला अधिवेशन गांव में किया जाता है, क्योंकि गांव किसानों का प्रतिनिधित्व करता है।
फैजपुर अधिवेशन 1937 ये गांव में होता है। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के फैजपुर गांव में हुआ था। ये कांग्रेस का यह अधिवेशन जो था ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। कांग्रेस का यह अधिवेशन पहला गांव में होने वाला अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा। इसमें प्रमुख रूप से कृषि कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई। जैसे हमने पीछे देखा था कि अंग्रेज कृषि कार्यक्रमों को प्रताड़ना कर रहे थे, इसलिए कृषि कार्यक्रमों की स्वीकृति इसमें प्रदान की जाती है। सरकारी खेतों को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया। जो सहकारी खेत थे उनको इसमें अपनाने का प्रस्ताव दिया गया। सामंती लेवी बलाश्रम और खत्म करने की मांग की गई। जो सामंती थी लेवी और बलाश्रम था, जबरदस्ती जो काम कराया जाता था, बंधुआ मजदूरी, उसको खत्म करने की मांग की गई। नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि भारत मूल रूप से किसानों का देश है। ये इसी अधिवेशन में कहते हैं कि भारत मूल रूप से किसानों का देश है, इसीलिए गांव में अधिवेशन होता है। किसान यूनियनों को मान्यता के सुझाव दिया गया तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया गया। इसमें किसान यूनियन थी उनको मान्यता दी जाती है और अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया जाता है। इस प्रकार से ये फैजपुर का अधिवेशन था। चलिए आगे और देख। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937, जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937 में होता है उसको अब देखते हैं। इस चुनाव में संवैधानिक तरीकों के परीक्षण के लिए कांग्रेस ने भाग लेने का निश्चय किया। इस चुनाव में कई दल शामिल हुए, जिसमें प्रमुख कौन कौन से थे। प्रजा कृषक पार्टी, ये सामने देखा था, कृषक पार्टी पीछे बन रही थी, ये बंगाल से लड़ती है फजल हक के नेतृत्व में। यूनियनिस्ट पार्टी ये थी, ये पंजाब से लड़ती है सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये बम्बई से लड़ती है और अंबेडकर के नेतृत्व में। कांग्रेस ने लगभग 1500 सीटों पर चुनाव लड़ा। 758 पे कांग्रेस को सफलता मिलती है, मतलब आधे से ज्यादा लगभग सीटें कांग्रेस जीत जाती है। इस चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में बहुमत मिलता है, याद रखिएगा। 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिलता है और 8 प्रांतों में ये सरकार मिलीजुली सरकार बना लेते हैं। मतलब 3 प्रांतों में इनकी मिलीजुली सरकार थी और 5 प्रांतों में इनको स्पष्ट बहुमत था। इस प्रकार से 11 में से 8 प्रांत में इनकी सरकार बन जाती है। प्रारंभ में सरकार गठन के मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है, परिणाम स्वरूप अंतरिम सरकार का गठन होता है, याद रखिएगा। पहले मतलब मिलीजुली सरकार इनकी बनती है, फिर उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है। बिहार में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में पहली सरकार बनती है, लेकिन जब कांग्रेस को नियमित सरकार बनी तब श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। संयुक्त प्रांत के गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। इस प्रकार से ये प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937 का था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से अच्छी खासी पकड़ बनाई गई थी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।